गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में जो कि बेस्ड है बीएससी सेमेस्टर 5 जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो ये जो वीडियो लेक्चर है आज का वो बेस्ड है एंजाइम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मेरा नाम है महेश मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सीजे पटेल कॉलेज तिरुड़ा। तो सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। सो वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एंजाइम, वी विल डिस्कस अबाउट द historical and the discovery perspectives of enzyme, we will discuss about the chemical nature of enzyme, we will discuss on the nomenclature and the classification of enzyme, how the enzymes gets classified into 6 classes and how the enzymes are named. Right? How the enzymes show its activity, the mode of action that we will discuss in detail. And the last one is what are the different factors that affect the enzymatic activity. So these are the subtopics that we are going to discuss in the unit first called as the enzyme. So let us discuss with the introduction of enzyme. तो आप सभी को पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में कुछ प्रोसेसेस होती है। तो उन प्रोसेसेस को हम कहेंगे रिएक्शंस। सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस दैट हैपन्स इन द सेल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो these reactions occurs in the cell of organisms. Hence these reactions are called as the bioreactions. उन रिएक्शंस को हम कहेंगे बायोरिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस। So number of biochemical reactions continuously occurs in the cells of every living organisms. So these biochemical reactions are speed up or they are accelerated with the one biological molecule. So that biological molecule is called as enzyme. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए या उनकी गति बढ़ाने के लिए एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंजाइम्स। अगर हम उसकी डेफिनेशंस अगर देखना चाहेंगे तो डेफिनेशंस क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल which helps to accelerate the biochemical reactions. Biochemical reactions in the cells of living organism without being used up in the reactions. तो एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाता है और खुद उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है, यानी वो एज इट इज़ हमारे रिएक्शन में वो प्रेजेंट रहता है। जो फिर से हम उसको जो एंजाइम है वो फिर से हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में फिर से यूज़ होता है। तो इस टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे एंजाइम्स, उसको कहेंगे हम एंजाइम्स। तो
ये जो एंजाइम है और ये जो स्पीड की या फिर रिएक्शन की जो स्पीड का काम बढ़ाना जो होता है वो नॉर्मल तौर पे कौन करता है? कैटलिस्ट करता है। तो नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाना जो काम होता है वो कौन करता है? कैटलिस्ट करता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कैटलिस्ट के जैसे काम करने वाला एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसीलिए, और वो भी जो मॉलिक्यूल है वो कैटलिस्ट के तौर पर या कैटलिस्ट के जैसे ही काम करता है, इसलिए इस एंजाइम को बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट। So it is a catalyst. It acts as catalyst in the biochemical reaction. Biochemical reaction, and hence this enzyme is called as a biocatalyst. तो ये रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ाते हैं, या फिर एंजाइम का क्या ऐसा इम्पोर्टेंस है कि एंजाइम होना हमारे सेल के अंदर या फिर सेल के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही अत्यावश्यक है। तो नॉर्मल तौर पर जो भी रिएक्शंस हमारे सेल्स में होते हैं, अगर वो एंजाइम के बगैर अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही स्लो है। तो अगर रिएक्शंस अगर हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर बहुत स्लो रहेंगे तो जो भी हमको जो प्रोडक्ट्स चाहिए या फिर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस है हमारे बॉडी में, तो वो जो प्रोसेसेस है वो बहुत स्लो होंगे और जिसके कारण जो है वो अफेक्ट करेगा किसके ऊपर? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो है वो रिएक्शंस को थोड़ा सा फास्ट होना आवश्यक है, और इसीलिए नेचुरली हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है जिसको हम कहेंगे बायोकैटलिस्ट। नेक्स्ट, अगर हम ये एंजाइम का रोल अगर किस में है तो हम देखेंगे। सो एंजाइम्स play important role. It play important role in metabolism, energy transformation, etc. अब उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कवरी के बारे में अगर थोड़ा सा देखते हैं तो discovery. So the discovery of enzyme begins in the 1700th century, but the significant experimental evidences came out in 1850s. So in 1850s Louis Pasteur for the first time observed fermentation in the yeast cell. So these yeast cells are able to convert sucrose into
ethanol. So this process is called as the fermentation. So what exactly the factor responsible for this conversion, that Louis Pasteur didn't know at that time. So he simply called it as a ferment. He gave the term ferment to the factor that is responsible for fermentation. तो 1850s में लुईस पोस्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ईस्ट में जो है सुक्रोज का कन्वर्शन जो है वो इथेनॉल में हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। लेकिन फर्मेंटेशन एग्जैक्टली किसके कारण हो रहा है वो उसको पता नहीं था उस टाइम पे, तो इसीलिए उसने एक नाम दे दिया कि ये शायद एक कोई भी मटेरियल होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होगा जो कि करता है फर्मेंटेशन का काम ईस्ट में। इसलिए उसने उस फैक्टर को या उस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया फर्मेंट। तो लुईस पोस्चर के अकॉर्डिंग फर्मेंटेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्मेंट। ही गेव द टर्म दैट मॉलिक्यूल एज अ फर्मेंट। फिर एटीन सेवेंटी सेवन में Kunin, the name of scientist is Kunin, who coined the term enzymes. Coined the term enzymes for the ferments. लुईस पोस्चर ने जिसको फर्मेंट्स कहा था उसको फिर कुने ने क्या एक नई टर्म दी, उसने नाम दी एंजाइम। तो एंजाइम का मतलब होता है कि एन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। तो इस ईस्ट में कुछ ऐसा पाया गया है जो कैटालिसिस शो करता है या जिसके पास कैटालिटिक पावर है, इसीलिए उस मॉलिक्यूल का नाम कन्वर्ट हो गया फिर किसमें? एंजाइम्स में। उसने ऑब्जर्व किया कैटालिसिस। He observed catalysis in yeast and he gave that molecule as an enzyme. That in 1897. In 1897, Edward Buckner in 1897, Edward Buckner isolated the enzyme from yeast and he gave that enzyme zymase. So for Edward Buckner, the ferment or the enzyme that is responsible for the fermentation was the zymase enzyme. So now the story was clear that in yeast the fermentation is conducted, or this fermentation is done with the help of an enzyme. That enzyme is called as the zymase. So this was observed by Edward Buckner. So Edward Buckner finally called that enzyme as a zymase. He gave that enzyme term as a zymase. Later on, in 1926,
J. Summer in 1926, J. Summer for the first time isolated and crystallized enzyme from Jadrins. So that enzyme, which was the first isolated in the crystalline form, was urease. तो सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एंजाइम आइसोलेट किया गया वो था यूरेज, और उसके बाद में फिर इन around the 1930s he observed proteinaceous nature of enzyme. तो समनर ने क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, और उसके बाद में उसने देखा कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और इसलिए कहा कि एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स. सो फॉर दैट in 1947 he was awarded by Nobel Prize. तो ये हुआ थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में. हमने देखा है कि एंजाइम की जो एक्चुअल जो डिस्कवरी है वो 1700 सेंचुरी में स्टार्ट हुई, लेकिन जो ऐसा हाईलाइटिंग जो मूवमेंट था वो 1850s में आया. किसके द्वारा? लुइस पॉस्चर के द्वारा. तो लुइस पॉस्चर ने ऑब्जर्व किया कि जो ईस्ट में ईस्ट जो है वो इस शुगर का जो कन्वर्शन है वो किस में कर रहा है? इथेनॉल में कर रहा है, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन. लेकिन उसको एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये जो फर्मेंटेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है. तो उसने एज्यूम कर लिया कि कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल. तो वो जो क्वेश्चन मार्क वाला जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था उसको उसने नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया उसने? उसको नाम दे दिया उसने फर्मेंट्स. तो अकॉर्डिंग टू लुइस पॉस्चर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोसेस के लिए जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जिससे फिर स्टार्ट हुई जर्नी किसकी? एंजाइम की. तो अकॉर्डिंग टू लुइस पॉस्चर वो जो फर्मेंटेशन के लिए जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल था वो था फर्मेंट. उसके बाद में फिर 1877 में कुने ने ईस्ट में कैटालिसिस के तौर पर ऑब्जर्व किया कि एक सब्सटेंस जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है और वो ईस्ट में आपको जनरली पाया जाता है, या उसने ईस्ट में ऑब्जर्व किया, इसलिए उसने उस फर्मेंट को थोड़ा सा अलग नाम दे दिया. अब वो जो टर्म आई जो कुने ने दी वो थी एंजाइम. एंजाइम का मीनिंग होता है, एंजाइम की टर्म उसने क्यों दी? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो ईस्ट में उस मॉलिक्यूल के पास दिखी, इसलिए उसने उसको नाम दे दिया. उस फर्मेंट कन्वर्ट हो गया किसमें? एंजाइम में. फिर उसके बाद में फिर आया कौन सा? 1897 में फिर एडवर्ड बकनर ने फिर ईस्ट से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला. एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद में आउटसाइड द सेलुलर एनवायरनमेंट फिर उस एक्सट्रैक्ट का उसने रोल देखा कि वो सेल के बाहर भी वो एक्सट्रैक्ट काम करता है या नहीं करता है. तो सेम उसके एक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं दिखा, और
सेल के सेलुलर एनवायरनमेंट के बाहर भी वो जो एक्सट्रैक्ट में जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसको हम एंजाइम कहेंगे या फिर फर्मेंट्स कहेंगे, वो अपना काम कर रहा था, फर्मेंटेशन की प्रोसेस नॉर्मल हो रही थी। इसलिए फिर वो क्या है, तो उसने वो जो एक्सट्रैक्ट में जो भी मॉलिक्यूल है उसने उसको नाम दे दिया ज़ाइमेज। तो फर्स्ट जो एंजाइम के तौर पर जो नाम दिया गया वो था ज़ाइमेज। फिर उसके बाद में फिर 1926 में फिर आइसोलेशन की प्रोसेस पता चल गई एंजाइम की, और फिर प्यूरिफाइड फॉर्म में एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया, उसको क्रिस्टलाइज बनाया गया या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको आइसोलेटेड किया गया। तो वो फर्स्ट जो एंजाइम था वो आइसोलेट किया गया 1926 में, इसके द्वारा जेम्स सनर के द्वारा। तो वो जो एंजाइम था वो था यूरिएज, जो कि जैकफ्रूट बीन से वो निकाला गया। और उसके बाद में उसने थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व किया कि उसका नेचर कैसा है, तो उसको ये लगा कि ये जो एंजाइम है वो एंजाइम प्रोटीन से बना है, और इसीलिए उसने एक हाइपोथेसिस बता दी कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद में कुछ एक्सेप्शनल तौर पर आरएनए की खोज हुई। तो कुछ आरएनए जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते थे, तो वो एक्सेप्शन आ गया इसमें कि सभी जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो आरएनए से बने होते हैं, या कुछ आरएनए जो है वो प्रोटीन एंजाइम के तौर पर काम करते हैं और कैटालिसिस में भाग लेते हैं। ठीक है। और इसी काम के लिए फिर 1947 में जेम्स सनर को फिर नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। तो ये केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, और वो क्लास बेस्ड होगा किसके ऊपर, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।